फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया बूर अग्गा नेड़े आ गया अग्गा नेड़े आ गया पिछे रह गया दूर चढ़ फरीदा कोटे उठे वेख घर घर लगी अग चढ़ फरीदा कोटे उठे वेख घर घर लगी अग तू समझी मैं दुखी हां इत्थे दुखी सारा जग लीडर लीडर उस्ताद होता है जखरानी साहब और उस्ताद रूहानी बाप होता है वल्लाह मेरा सीना और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का सीना नौजवानों का सीना चीर दिया गया जैसे ने इस मुल्क के साबिक वजीर आजम को यहां से पकड़ के हाई कोर्ट से ले गए वो इमरान खान का कॉलर नहीं था वो 25 करोड़ अवाम का गिरबान था उठ फरीदा सुत्या तेरी दाढ़ी आया बूर अग्गा नेड़े आ गया अग्गा नेड़े आ गया पिछे रह गया दूर चढ़ फरीदा कोटे उठे वेख घर घर लगी अग चढ़ फरीदा कोटे उठे वेख घर घर लगी अग तू समझी मैं दुखी हां इत्थे दुखी सारा जग लीडर लीडर उस्ताद होता है जखरानी साहब और उस्ताद रूहानी बाप होता है वल्लाह मेरा सीना और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का सीना नौजवानों का सीना चीर दिया गया जैसे ने इस मुल्क के साबिक वजीर आजम को यहां से पकड़ के हाई कोर्ट से ले गए वो इमरान खान का कॉलर नहीं था वो 25 करोड़ अवाम का गिरबान था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सो टाइम 5 मिनट था आप बोल लें थोड़ा सा दीजिएगा रूल्स के मुताबिक एडवाइजरी के मुताबिक बोलें अली उमर खान जी बहुत शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद ये मेतला साहब कह रहे हैं दोबारा रिक्वेस्ट है तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहां में ये तल्ख बहुत बंद है मजदूर के औकात किसने कहा मेतला साहब ने मैं उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब जो किसानों का देश है मेरे बाप दादा किसान रहे हैं हाँ साथ पढ़ लिख गए दादा मेरे अलीगढ़ चले गए वहाँ से अलीगढ़ तहरीक मुस्लिम लीग पाकिस्तान का बनना सारा तो पॉलिटिक्स आ गई ख़ानदान में लेकिन बुनियादी तौर पर किसान है और छोटे किसान हैं कोई बड़े लैंडलॉर्ड नहीं है जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब 12-13 साल से यहाँ बजट्स में मैं स्पीच कर रहा हूँ और मेरी हर बजट में ये बात होती है कि अपोजिशन कहती है बुरा बजट है हुकूमत उसकी डिफेंस करती है लेकिन एक बुनियादी नुक्ते पे हम नहीं आते और वो ये है जिस दिन हम इस नुक्ते पे आ गए ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान बन जाएगा जिसके लिए 27 रमजान अल मुबारक को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूह के फैज से ये मुल्क हमें मिला था और वो ये कि बजट जब हम गैर सूदी बनाएंगे जब तक सूद से ये मुल्क निकलता नहीं है तब तक हम वो बजट नहीं बना सकते जिससे मजदूर खुश हो वो मजदूर जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब उसका ये हक तो है ना कि जिस फैक्ट्री में वो इस सख्त गर्मी में 45, 46, 47 की डिग्री है इस वक्त मुल्तान में इस वक्त राजनपुर साइड पे इस वक्त फैसलाबाद में गर्मी है सियालकोट में गर्मी है वो जो पसीनों मजदूर जो उसमें पसीनों में डूब जाता है और जब वो रात को निकलता है और अपने फैक्ट्री मालिक को नए मॉडल की मर्सिडीज बेंज एस क्लास में प्रोटोकॉल में निकलता हुआ जाता हुआ देखता है उतना तो उसका हक है ना कि आने वाली ईद में अपने बच्चों को कम से कम नए कपड़े तो दे सके बेशुमार ऐसे लोग हैं जो इस वजह से बाजार नहीं जाते कि बच्चों को अगर साथ ले गया तो वो नए जूते मांगेंगे बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जो अपनी मां की आधी दवाई लेके आते हैं क्योंकि उनके पास आधी दवाई के पैसे हैं मैं खुद इस चीज को फेस करके ये बात कर रहा हूं मैं ये नहीं क्लेम करता कि मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं लेकिन इंसान पे हर तरह का वक्त आता है मुझे याद है जब मेरा वालिद मौत और जिंदगी की कश्मकश में था और मजबूरन मुझे सरकारी अस्पताल से पेशावर में एक
प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ा क्योंकि वेंटिलेटर की सहूलत सरकारी अस्पताल में नहीं थी। मुझे उस दिन पता लगा कि जेब में पैसे होने कितनी जरूरी हैं। हम यहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उस मजदूर का नहीं सोचते, उस किसान का नहीं सोचते कि जिसकी रात को जब ओले पड़ते हैं और उसकी तंबाकू की फसल तबाह हो जाती है या उसके खेत खलियान को जब आग लग जाती है, इस मुल्क में क्या कौन सा सिस्टम है जो किसान को रिलीफ दे, जो मजदूर को रिलीफ दे। शहादतें भी बहुत देख ली, सिविलियंस की भी देख ली, फौजियों की भी देख ली, लेकिन आज अगर आप मेरे से पूछें, ये इस वक्त पार्लियामेंट जिसके ऊपर अल्लाह के 100 नाम है और माथे पे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, ये एक मरसिया पढ़ रहा है जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। मरसिया किस चीज का मरसिया? जमहूरियत का मरसिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। और उसका सबूत यह है कि अगर हमारी जमहूरियत जिंदा होती तो मोहतरमा बेनजीर शहीद ना होती। अगर हमारी जमहूरियत जिंदा होती तो इमरान खान गोलियां खा के 650 दिनों से जेल में ना होता। अगर हमारी जमहूरियत जिंदा होती, मुझे अच्छा लगे या बुरा, लेकिन है अपनी जमात का लीडर है नवाज शरीफ, मुल्क छोड़ के उसको बाहर ना बैठना पड़ता। अगर यहां जेन्युइन जमहूरियत होती तो या इमरान खान वज़ीर आज़म होता जिसको वोट मिला है, या फिर अगर उन्हीं की हुकूमत आपने बनानी थी तो मियां नवाज शरीफ आज वज़ीर आज़म नहीं है। क्या वजह है कि हर दौर में किसी लीडर की मां या बहन को जेल के बाहर बैठना पड़ता है? मैं तो जनाब शाह साहब, मुझे तो दुख होता था जब मैं देखता था कि एक साबिक वजीर आजम की बेटी अपने छोटे बच्चों के साथ एक जेल के बाहर बैठी होती थी। मोहतरमा की बात कर रहा हूं, लेकिन यह तो तारीख दर तारीख दोहराई जा रही है। हम कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? बतौर वकील मुझे बड़ा दुख हुआ। आज हमने क्या हालत कर दी उस जमहूरियत की। मेरा बेटा वकालत पढ़ रहा है, मैंने भी वकालत पढ़ी और मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंजीनियरिंग के बाद आया हूं। किसी का इतना दिल का जोर नहीं होता कि इंजीनियरिंग करके वकालत पढ़े। मेरा यह था कि मैं कलम से लड़ाई लड़ूंगा, बंदूक से नहीं। यहां से ऐसी तरमीम हुई हैं। मैं तो भुट्टो के गम में आपके साथ खड़ा हूं। जब भुट्टो को फांसी लगी, मैं खुद बतौर वकील उस केस के दौरान जूनियर सुप्रीम कोर्ट आता था, अपने उस वकील उस्ताद के साथ जो खुद शहीद हो गया, लतीफ अफरीदी, जो एक शहीद का केस लड़ने नमाइकस आता था सुप्रीम कोर्ट। और वहां मुझे वो तारीखी अल्फाज सुनने को मिले जब मेरे एक मोहतरम सीनियर बाबर रवान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में उस केस का हवाला दिया, जब एक जज ने एक साबिक वजीर आजम को कहा कि क्या एक मुसलमान वजीर आजम ऐसे होता है। ये अल्फाज, तज़हीक आमेज़ अल्फाज भुट्टो को सुनने पड़े, जिसने आपको एटमी क़ुव्वत दी, जिसने आपको खत्म नबूवत का कानून दिया। लेकिन क्या तब्दील हुआ? मैं तो भुट्टो की फांसी पे आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन मेरे लीडर के बदन को जो 4 गोलियां लगी हैं, आप इस ऐवान में थे। किस पार्लियामेंटेरियन ने खड़े होकर इमरान खान के हक में 2 बातें की हैं कि बुरा है जैसा भी है, मेरा साबिक वज़ीर आज़म मुल्क का, गोलियां उसको लगी हैं। मैं अपने दामन में शहीद बेनजीर की लाश उठाए बैठा हूं। बिलावल साहब को या अभी साबिक वज़ीर आज़म राजा साहब को क्यों नहीं बात करते आप? हमें वो गम, हमें वो दुख लगता है जो मुझ पे गुजरता है। बाबा फरीद ने फरमाया, उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया दूर। चढ़ फरीदा कोटे उठे वेख घर घर लगी अग। चढ़ फरीदा कोटे उठे वेख घर घर लगी अग। तू समझी मैं दुखी हां, इत्थे दुखी सारा जग। लीडर उस्ताद होता है जखरानी साहब, और उस्ताद रूहानी बाप होता है। वल्लाह मेरा सीना और मेरे जैसे करोड़ों लोगों का सीना, नौजवानों का सीना चीर दिया गया जिस दिन इस मुल्क के साबिक वजीर आजम को यहां से पकड़ के हाई कोर्ट से ले गए। वो इमरान खान का कॉलर नहीं था, वो 25 करोड़ अवाम का गिरबान था। नकार खाने में तोती की आवाज। बिल्कुल गलत हुआ, गलत को गलत कहेंगे, वो गलत था। लेकिन अगर वो गलत था तो 650 दिन से इमरान खान की जेल सही कैसे हो गई? शहीदों की बात होती है,
मेरे अपने इलाके में 3-4 जनाजे आए हैं। मैं आपको परसों तरसों की बात बताता हूं। लेफ्टिनेंट दानियाल शहीद हुआ है। लेफ्टिनेंट दानियाल मेरे इलाके में आके शहीद हुआ है। उसकी लाश आई है, बॉडी आई है। उसके वालिद जो एक एयरमैन है, एयरफोर्स में काम ऑफिसर रैंक के नहीं है, उनके साथ मैं बैठा था। उन्होंने वही बात मुझे की। मैं हमेशा शहीदों के पास जाता हूं, जो मुझे सालों पहले कैप्टन जुनैद के वालिद ने रावलपिंडी के करीब इस्लामाबाद में की। दोनों ने एक बात की। कैप्टन जुनैद जब शहीद हुए, उनके वालिद ने मुझे कहा कि मैं एयरमैन था, मेरी जिंदगी का अरमान था कि मेरा बेटा ऑफिसर बने और मैं उसको वर्दी में सैल्यूट करूं। कहता मेरा बेटा शहीद हो गया। ये दूसरा मेरे पास आता है, वो स्पेशल बच्चा था, कहता अब ये मेरा एहसास है। और दानियाल के वालिद मुझे क्या कहते हैं, उसके बिल्कुल घर के सामने उसकी कब्र है, झंडा पाकिस्तान का लगा हुआ है। कहता है दानियाल एक ख्वाब था। तो शहादतें, कुर्बानियां तो हर जगह पे हैं, तो फिर मसला क्या है? फिर मसला हल क्यों नहीं हो रहा? ए चांद यहां ना निकला कर, या उल्टी गंगा बहती है। इस देश में अंधे हाकिम हैं, ना डरते हैं, ना नादिम हैं, ना लोगों के वो खादिम हैं। है यहाँ पे कारोबार बहुत, इस देश में गुर्दे बिकते हैं। कुछ लोग हैं आलीशान बहुत, और कुछ का मकसद रोटी है। ए चांद यहां ना निकला कर। ये देश है अंधे लोगों का। लेकिन हमारा अल्लाह क्या कहता है? वो कहते हैं वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। हमने मायूस नहीं होना, हमने अपनी जमहूरियत से मायूस नहीं होना। हमने स्टैंड लेना है, गलत को गलत कहना है, सही को सही कहना है। हमारा लीडर पैगंबर नहीं है, पैगंबर एक ही है जो वहां आखिरी, जो वहां गुंबद खजरा के नीचे वहां मौजूद हैं। बाकी सब इंसान है। गलत को गलत कहो यार, हम सब लीडर्स हैं। यहां जो आते हैं पीछे आपके भी लाखों लोग हैं। आप गलत को गलत कहोगे तो लीडरशिप भी ट्रैक पे रहेगी। लीडरशिप के साथ मजबूत रहो। कभी किसी को अपने लीडर को दगा नहीं देनी चाहिए, लेकिन अपने अंदर उमरी सिफत पैदा करो। सबको, पाकिस्तानियों को मैं कह रहा हूं, जिस तरह हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक साहबी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आपने 2 चादरें ली हैं और हमें तो सिर्फ एक मिली है, तो उन्होंने फिर उसकी वजाहत दी। जब हम अपने अंदर सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का कल्चर पैदा करेंगे, दूसरे की तरफ एक उंगली करते हो, 3-4 अपनी तरफ होती हैं, वो हम नहीं देखते। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, अपने गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ मैं आज यही कहना चाहता हूं, अगर सिर्फ मुल्क चलाना है तो चल रहा है, जमहूरियत के बगैर भी चल रहा था। लेकिन अगर मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाना है, जो सूफी बरकत अली साहब का एक पेशन गोई थी, जो कायद आज़म का एक ख्वाब था, जो बात सूफी बरकत साहब कर गए फैसलाबाद वाले, के वक्त आएगा कि इस्लामाबाद की हार ना में दुनिया की हार ना के फैसले होंगे। तो 1948 में या 42 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लाइफ मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए कह चुके हैं। उनसे पूछा गया, मिस्टर जिन्ना, हाउ डू यू परसीव पाकिस्तान? जिन्ना साहब सेड, आई परसीव पाकिस्तान टू बिकम द पिवट ऑफ द वर्ल्ड। और उसी जिन्ना ने यह भी कहा, पिवट ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की सबसे मजबूत ताकत बनेगी। उसी जिन्ना ने यह भी कहा जमहूरियत का मरसिया है। उन्होंने यह भी कहा, आखिरी 1-2 मिनट बस, मेरे ख्याल में वक्त खत्म हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा, स्टाफ कॉलेज को आई थिंक 14 जून 1948 को उन्होंने कहा कि इट इज वी द सिविलियंस हु आर गोइंग टू मेक द पॉलिसीज। अल्फाज कमी बेशी हो सकती है। आर्म फोर्सेस को कहा स्टाफ कॉलेज में, यू हैव टू ओबे दोस पॉलिसीज, इंप्लीमेंट दोस पॉलिसीज, वी द सिविलियन विल मेक द पॉलिसीज। माय क्वेश्चन टू दिस पार्लियामेंट इज, व्हेन विल दैट टाइम कम व्हेन द सिविलियन लीडरशिप हु आर द रियल हेयर्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बैरिस्टर जिन्ना, एक कलम के मजदूर ने बनाया था, घोड़े के ऊपर बैठ के एक सियासी कारकुन, एक कलम के मजदूर ने पाकिस्तान बनाया था। फिर हम स्क्वाड्रन लीडर यूसुफ के पास भी जाते हैं, इर्तजा बच्चा जिसको इधर गोला लगा, कर्नल हुसैन साहब के, जहीर हुसैन साहब के बेटे हैं। जंग के दौरान मैं उनके घर गया, मेरे अपने इलाके में अयाज शहीद की लाश आई है, कंधे पे उसकी लाश रख के कब्र में उतारी है। और अभी एक और लाश आई है शहीद शौकत अली की, उसकी कब्र पे उस जगह खड़ा था, ये किसी को नहीं पता। ये इस हफ्ते में उसकी कब्र पे जो फातिहा पढ़ रहा था। हम अपने कायद के विजन पे हैं, ये काम हम लोग करेंगे और उसके लिए जरूरी है, जंग जीतने के बाद एक अच्छा मौका था भी है, मुल्क के कौम के लीडर को बाहर निकालें। इमरान खान साहब से बात कीजिए, मियां साहब भी मुल्क में वापस आए।
زرداری صاحب یہ سب لوگ، میں جب یہ بات کرتا ہوں میری جماعت میں شاید کچھ لوگ اس کو ناپسند کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں سیاسی فورسز کو سیاسی فورسز سے بات کرنی چاہیے. آپ بیٹھیں اور فیصلہ کریں اس ملک کا مستقبل کیا ہے. کیا اس ملک کا مستقبل یہ ہے کہ 88 میں بے نظیر آئے، 90 میں اس کی حکومت IGI بنا کے توڑ دی جائے، یا اس کا مستقبل یہ ہے کہ 97 میں نواز شریف 2/3 سے آئے اور ہتھکڑی ڈال کے باہر بھیج دیا جائے، یا عمران خان آ جائے؟ اور وہ تب تک تو قابل قبول ہے جب تک آپ کو ایک ینگ یا ایک ماڈرن فیس لگتا ہے. لیکن جب اس کرسی پہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آخری 50 سیکنڈ دے دیں، اس کرسی پہ جب عمران خان صاحب بیٹھے تھے، عالم اسلام اکٹھا تھا، اور وہاں اسپیچ کرتے ہوئے عمران خان نے یہ کہا امت مسلمہ کو جس طرح آج ایران پہ حملہ ہو چکا ہے، امت مسلمہ کو سڑ لینا چاہیے، وہ اسے کو بلانا چاہیے. عمران خان نے وہاں کھڑے ہو کے کہا آؤ اسلامک بلاک بناتے ہیں. امت مسلمہ کو کہا 16 منٹ اسرائیل کے خلاف اپنی بات اور ہندوستان کے خلاف فلسطینیوں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. میں نے کہا نہیں چھوڑیں گے. جب بھٹو نے اسلامک بلاک کی بات کی، پین اسلامزم، اس کو فارغ کیا. جب عمران خان نے پین اسلامزم کی بات کی، اس کو فارغ کیا. یہی گناہ ہے اس آدمی کا، مدنی ریاست کی بات کرنا، پین اسلامزم کی بات کرنا، اور امریکہ میں جا کے کھڑے ہو کے یہ کہنا we will fight. انشاءاللہ we will fight. پاکستان پائندہ باد.